हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द अकाउंट्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, चैप्टर 19। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एडजस्टमेंट है उसका मतलब क्या होता है, किस तरह से हम एडजस्टमेंट पास करते हैं, उसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी तरह वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं वो हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। जो इनकम ड्यू हो चुकी है बट अभी हमने रिसीव नहीं की, और जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किए कर दिए हैं उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इसका एडजस्टमेंट एंट्री बताऊंगी, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये मेरी ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो, एटिज्म। ये ऐप जो है दैट इज़ रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। और काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का अवेलेबल है। अकाउंट्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होती है, वो बनाई जाती हैं ताकि हमें पता चल सके करेक्टली कि हमने अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस सफर किया है। तो उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ट्रू पिक्चर जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करे कि एक पर्टिकुलर डे पे हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो ये ड्यू बेसिस पे बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के साथ बिलोंग करती है, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो एक्सपेंसेस, चाहे वो ड्यू है, मतलब जो इनकर कर चुके हैं, चाहे वो ड्यू हैं बट अभी हमने पे नहीं किए, चाहे वो पे कर दिए, वो हमने इंक्लूड करने होते हैं। इसी तरह जो इनकम उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट करती है, चाहे हमने रिसीव कर ली है और ड्यू हो चुकी है, अभी हमने रिसीव नहीं की, तो उसको भी हमने इंक्लूड करना होता है। और उसी तरह कोई एक्सपेंस हमने प्रीपे कर दिया है तो उसको भी हमने एडजस्ट करना होता है। तो उसी तरह जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करते हैं या कोई इनकम एडवांस में रिसीव करते हैं, या उसी तरह जो नोशनल खर्चे होते हैं जिनका इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, तो वो सारी चीज़ें हम जो है दे आर टेकन इनटू अकाउंट ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। तो यहाँ पे हम जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं तो उनको हम जर्नल एंट्रीज के माध्यम से पास करते हैं। All revenue earned during the year, whether received or not, expense incurred during the year, whether paid or not, are taken into consideration. क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, they are based on accrual assumption और due concept. जैसे expense incur for the year, whether paid or not, they are taken into account. Income earned during the year, whether received or not, that is taken into the account. उसी तरह अगर हमने एक्सपेंस जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग करता है उसको पे किया है तो वो एक्सक्लूड करना है। इनकम हमने को रिसीव की है जो कि नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती है तो दैट हैज टू बी एक्सक्लूडेड। इसी तरह कोई लायबिलिटी इनकर करते हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर तो दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे होता है कि जो नॉन कैश नोशनल इनकम एक्सपेंसेस होते हैं, जिनके अंदर कोई मतलब ये जैसे डेप्रिसिएशन है तो किसी को ये पे नहीं करते, बट एसेट की वेयर एंड टियर होती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वहाँ पे बैड डेट होने के चांसेस होते हैं तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो उन सारे जो नोशनल जहाँ पे एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह जो एक्सपेंस हमारे करंट ईयर को बिलोंग करते हैं, इनकर हो चुके हैं बट अभी हमने पे नहीं किए, उनको हम मतलब रिकॉर्ड करते हैं। जो इनकम जो है ड्यू हो चुकी है बट अभी हमने रिसीव नहीं की बट हमारे करंट ईयर को बिलोंग करती है, तो दे आर टेकन इनटू अकाउंट। इसकी देखो जो एडजस्टमेंट की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ती है ताकि ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉसेस के बारे में पता चल सके, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके, अगर कोई एरर कमिट हुआ है उसके बारे में हमें पता चल सके, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट कर सके, जो एक्रूड इनकम जो ड्यू हो चुकी है बट अभी हमने रिसीव की नहीं की, उसका रिकॉर्ड बना मतलब उसका हमारे पास उसको हमने रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी हम उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इसी तरह रिजर्व प्रोविजन जो है, डेप्रिसिएशन जो है, उसको भी हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री होती है कि जो जर्नल एंट्री हम एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड करते हैं, ताकि हमारे पास क्या है कि हर एक बैलेंस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जिसके बेसिस पे हम
एक एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें, जो कि हमें ट्रू पिक्चर जो है प्रेज़ेंट करे। और यहाँ पे जो अकाउंटिंग हम करते हैं मतलब यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर होती है। जर्नल एंट्रीज़ इसलिए पास की जाती हैं ताकि जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, उनको जो है इफ़ेक्ट दिया जा सके। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, वो एक ही जगह पे अपीयर होती है। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसको हम 2 जगह पे इसका इम्पैक्ट शो करते हैं। The accounts which appear in the trial balance will appear only once, चाहे वो ट्रेडिंग में है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में है, चाहे वो बैलेंस शीट में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, वो एक ही जगह पे अपीयर होगी और जो चीज़ एडजस्टमेंट में है, वो 2 जगह पे। अगर मान लो एक्रूड इनकम जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, तो वो सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर शो होएगी। बट अगर वो एडजस्टमेंट में दी हुई है, उसको हम 2 जगह पे लेंगे। तो पहली जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, बट अभी हमने पे नहीं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ड्यू हो चुके होते हैं, बट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हम उनको पे करते हैं। इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री हमने करनी है कि जो भी मान लो एक्सपेंस है, जैसे सैलरी ड्यू है, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंस जो भी पर्टिकुलर अकाउंट जो भी एक्सपेंस ड्यू है उसको डेबिट कर दो और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे हमें उन्होंने बताया कि रेंट जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो उसकी एडजस्टमेंट के अंदर हमें बताया गया कि रेंट जो है 1000 का ड्यू है, बट नॉट येट पेड। इसका मतलब है कि टोटल रेंट हमारा 6000 का है, जिसके अंदर 1000 ड्यू हो चुका है, बट अभी हमने पे नहीं किया। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने इस तरह से करनी है क्योंकि ये रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इस तरह से आपने उसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है पास कर देनी है। और उसके बाद जो है तो जो एडजस्टमेंट के अंदर है उसका 2 जगह पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो रेंट है, ये किसका आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे रेंट अकाउंट, एड आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये टोटल 6000 का हो जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये लायबिलिटी साइड के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर अपीयर करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमें दिया होता है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस जो है ट्रेडिंग की फिगर है। यहाँ पे हम करते वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो उसकी हम एडजस्टमेंट जो है ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग में करते हैं और एक दूसरा जो भी हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट के अंदर वो करंट लायबिलिटी के अंदर अपीयर करेगा। उसी तरह ही क्लोजिंग स्टॉक, अगर देखो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो इट विल अपीयर ओनली वन साइड। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है या ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, एक हमने इसको ट्रेडिंग में लेना है, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर हमने इसको एसेट के अंदर करंट एसेट के अंदर लेना है। दूसरी जो एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो ये एक्सपेंसेस जो हैं अगले साल को बिलोंग करते हैं, बट हमने इसको एडवांस में पे कर दी। तो इनको हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट जबकि ये अगले साल को रिलीट करते हैं। जैसे इंश्योरेंस, टैक्स, टेलीफोन सब्सक्रिप्शन, रेंट, ये एडवांस में पे कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारा क्योंकि वो एक्सपेंस अगले साल का है, तो जो हमने टोटल पे किया हुआ है उसके अंदर से प्रीपेड को हमने माइनस कर देना है। और अगर प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसा मैंने आपको बताया, प्रीपेड इंश्योरेंस या आउटस्टैंडिंग वो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर करता है, तो वो एक ही जगह पे होगा, बट अगर वो एडजस्टमेंट में है तो उसको हमने 2 जगह पे शो करना है। तो जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया हुआ है, तो उसको हमने इस तरह से रेक्टिफाई करना है, उसकी एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है और एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर देना है। जैसे मान लो सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर 6000 है और उन्होंने एडजस्टमेंट में हमें बताया हुआ है कि प्रीपेड सैलरी जो है 1000 है, तो वहाँ पे हमने इसकी इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड 1000 टू सैलरी अकाउंट। अब देखो यहाँ पे भी क्या है कि जो सैलरी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम, तो वहाँ से हमने क्या करना है, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस प्रीपेड जो सैलरी है उसको माइनस कर देना है। तो टोटल 5000 अपीयर करेगा जो उसी अकाउंटिंग ईयर को बिलॉन्ग करता है। और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के अंदर एसेट साइड पे हमने प्रीपेड सैलरी लिख देनी है। उसी तरह एक्रूड इनकम का मतलब है कि इनकम हमने अर्न कर ली है बट अभी हमने रिसीव नहीं की। जैसे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इन ट्रायल बैलेंस 2000 दिया हुआ है,
बट उन्होंने एडजस्टमेंट के अंदर हमें बताया हुआ है कि ₹400 ड्यू है, बट अभी हमने नॉट रिसीव। इसको हम इस तरह से करेंगे क्योंकि ये अभी हमने लेना है, तो ये हमारा एसेट है। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 400 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है क्रेडिट साइड पे अपेयर करता है। तो वहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे ये 400 ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट के अंदर ये 400 जो है करंट एसेट के अंदर अपीयर करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि देखो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये हमारी इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड पे अपीयर करेगा। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर 2000 दिया हुआ है, उसके अंदर हमने एक्रूड जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमने ऐड कर देना है, और यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट है वो अपीयर करेगा। यहाँ पे आपने इसको इन्वेस्टमेंट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इस तरह से इसको डाल देना है, और बैलेंस शीट के अंदर ये जो है एसेट साइड पर जो करंट एसेट है वहां पे इसको शो करना है एक्रूड इंटरेस्ट 400। इस ये जो तीनों हमने एडजस्टमेंट सीखी हैं उसको हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमें बताया हुआ है, कैश है, ओपनिंग स्टॉक है। पहले देखो, जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती है, जो भी अकाउंट की प्रॉब्लम होती है विद एडजस्टमेंट, तो पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो आइटम है ट्रेडिंग की है, प्रॉफिट एंड लॉस की है, बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे कैश जो है बैलेंस शीट का है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का है, लीगल चार्जेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, परचेज अगेन ट्रेडिंग का है, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस का है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, या सिंपल कैरेज या सिंपल फ्रेट है तो वो ट्रेडिंग का है, ऑक्ट्राई भी जो है वो ट्रेडिंग का है, इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, लाइटिंग जो है वो ट्रेडिंग की है। बट अगर ये फैक्ट्री लाइटिंग होती तो हम ट्रेडिंग में लेते, इसको अब हम लाइटिंग को हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर हीटिंग एंड लाइटिंग होती तो ट्रेडिंग में लेते। डेटर जो है बैलेंस शीट की है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस की है, कैपिटल लायबिलिटी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, सेल जो है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, बिल पेबल जो है ये लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट के अंदर, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन अर्न इनकम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, पब्लिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, ये ऑल बिलोंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्नीचर जो है ये बैलेंस शीट के अंदर। तो हमें ये चीज पहले पता होना चाहिए, कि मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ट्रेडिंग के अंदर क्या लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या लेना है, क्योंकि अगर हमें यही चीज नहीं पता तो हम किस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो अब हमें ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है ये चीजें हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर बताई हुई हैं, और ये चीजें हमें बताई हुई हैं एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 9500, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 700, प्रीपेड इंश्योरेंस 150, स्टेशनरी बिल आउटस्टैंडिंग 120। देखो जो इनकी एडजस्टमेंट एंट्री है, इस तरह से आपने, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 9500, इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो ये दो जगह पे होगा, एक जगह पे ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के अंदर। इसी तरह जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 700, तो उसकी एडजस्टमेंट होगी सैलरी अकाउंट डेबिटेड 700 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और सैलरी के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे ऐड हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड। इसी तरह जो इंश्योरेंस हमने प्रीपे कर दी है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर देंगे। स्टेशनरी बिल जो आउटस्टैंडिंग है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर स्टेशनरी में ऐड कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी जो है दैट विल अपीयर अंडर द करंट लायबिलिटी। और इस तरह जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो करंट एसेट अंदर एसेट साइड पे अपीयर करेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेडिंग की क्या क्या फिगर्स हैं। देखो, एक तो ओपनिंग स्टॉक है, एक परचेजेज है, एक कैरेज है, एक ऑक्ट्राई है, और उसी तरह एक सेल है। यहाँ पे हमें कोई परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न नहीं दी हुई। अगर हमें परचेज रिटर्न दी होती तो हम परचेज के अंदर से माइनस करते, और अगर सेल्स के अंदर से सेल्स रिटर्न दी होती तो वो हम माइनस करते। क्लोजिंग स्टॉक हमें बाहर दिया हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर, तो हम इसको इस तरह से इसका जो है फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे ये जो है इसका लेफ्ट साइड पे डेबिट लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम क्रेडिट लिखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक 9000 है, परचेजेस पे कोई परचेज रिटर्न नहीं दी हुई, सिंपली परचेज को हमने ले लेना है। कैरेज जो है ट्रेडिंग का है। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता। ऑफ प्राइस जो है वो भी ट्रेडिंग का है। इस तरह से हमने सेल, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं दी हुई तो 30,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो दो जगह पे लेना है, एक ट्रेडिंग में लेना है, एक इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे सॉरी, एक ट्रेडिंग में लेना है और दूसरा हमने बैलेंस शीट के अंदर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 39,500। तो जो डेबिट का टोटल है वो कम है, तो वो जो डिफरेंस है वो आ जाता है 17,600। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसको हमने नेट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रांसफर हो गया 17,600। अब देखो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है, लीगल चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अंदर एडजस्टमेंट भी दी हुई है, लाइटिंग है, बैड डेट्स है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट पेड है, ये सारे डेबिट पे अपेयर करेंगे। कमीशन अर्न जो है क्रेडिट पे अपेयर होगा। सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी के अंदर भी एडजस्टमेंट है, सैलरी के अंदर भी एडजस्टमेंट है, वो भी हम करेंगे। पोस्टेज, पब्लिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, तो ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पेक्टिव जो साइड है वहां पे ले लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने काफ़ी सारी पीपीटी स्लाइड्स के अंदर किया है, क्योंकि एक में नहीं आ रहा था। तो लीगल चार्जेस 800, फिर बैंक चार्जेस 100, इंश्योरेंस के अंदर हमने प्रीपेड किया है 150, तो वो देखो इंश्योरेंस के अंदर से 600 से 150 मैंने माइनस कर दिया 450, लाइटिंग 900, बैड एट 550, ऑफिस एक्सपेंसेस 4000। तो उसी तरह ये एक अगली स्लाइड के अंदर कंटिन्यू है। तो इंटरेस्ट अकाउंट 850, फिर सैलरीज 1750, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट थी वो मैंने कर दी, तो टोटल 2450 है। रेंट अकाउंट 1500, स्टेशनरी 680 है, तो उसके अंदर आउटस्टैंडिंग जो स्टेशनरी है वो 120, तो टोटल स्टेशनरी का खर्चा हो गया 800। और यहाँ पे हमें कमीशन भी दे रखा है जो कि इनकम साइड पे लेना है, क्योंकि कमीशन हमने रिसीव किया है। तो इस तरह से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये तीसरी स्लाइड के अंदर भी है। पोस्टेज 20 है, पब्लिसिटी 500 है, डिस्काउंट 200 है, जनरल एक्सपेंसेस 100 है। तो यहाँ पे अगेन हम जो पूरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड है उसका टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 18,750 आ जाता है, जो कि क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, और डेबिट साइड जो कि एक्सपेंस साइड है वो कम है 13,220। तो जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट है। और अगर हमारी क्रेडिट साइड छोटी होती तो हम यहाँ पे लिखते बाय नेट लॉस। बट अब क्या है कि हमारी जो है क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमें जो है बेसिकली क्या है, नेट प्रॉफिट हुआ है। तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं जो डिफरेंस है 5530। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस को हमने ट्रांसफर कर देना है। फिर उसके बाद अब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो वहां पे फॉर द ईयर एंडिंग लिखा था, लेकिन यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये एक लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे 31 मार्च को हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है जो राइट हैंड साइड वाली है ये एसेट है, यहाँ पे अमाउंट है। लाइबिलिटी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पे अमाउंट है। तो अगेन हम जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है बैलेंस शीट के अंदर है। ये क्लैरिटी होनी बहुत ही ज़रूरी है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे अपीयर करेगी। जैसे कैश है, तो ये बैलेंस शीट की फिगर है, एसेट साइड की फिगर है। इसी तरह जो डेटर है वो करंट एसेट है एसेट साइड पे, क्रेडिटर जो है लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी साइड पे कैपिटल भी लायबिलिटी है, और उसी तरह बिल पेबल भी लायबिलिटी है। और उसी तरह यहाँ पे जो फर्नीचर है वो हमारा एसेट है। तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल ही मैंने लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये क्योंकि यहाँ पे बेसिक जो सिखाने की वो ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे हम एसेट साइड पे, तो यहाँ पे जो मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, क्योंकि इसको बनाने के जो 2 मेथड्स हैं। जो बनाया जाता है वो उसको मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट भी कहा जाता है। तो अगर हम लिक्विडिटी के हिसाब से कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने कैश को पहले लिखा है, कैश के बाद डेटर्स है, डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, फर्नीचर है। क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी के हिसाब से लिख रहे हैं तो पहले जो लिक्विड है उसके बाद
जो है एंड में जो होता है कि जो मोस्ट इलिक्विड होती है उसको हम लिखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं फॉलो करते, बट ये सीक्वेंस हमने फॉलो करना होता है जब बैलेंस शीट को बनाते हैं। चाहे तो वो परमानेंस ऑर्डर के बेसिस पे बनाओ, चाहे लिक्विडिटी के बेसिस पे बनाओ, बट जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो वही आपने लायबिलिटी साइड पे भी फॉलो करना है। ये नहीं कि इधर आपने लिक्विडिटी कर लिया और उधर आपने परमानेंस कर लिया। तो दोनों साइड्स पे आपने एक जैसा ही चाहे लिक्विडिटी चाहे परमानेंस बेसिस पे बनाओ। तो ये नहीं है कि एक जगह पे करंट लायबिलिटी लिख दी और दूसरी जगह पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यहाँ पे बिल पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एडजस्टमेंट में दी हुई थी। देखो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है ये भी एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। तो ये 2 जगह पे अपीयर कर रहा है, एक ट्रेडिंग में अपीयर कर रहा है, एक बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे। उसी तरह जो हमने एडजस्टमेंट की थी जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है, तो वो भी हमने यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाई हैं। इसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस को भी हमने करंट एसेट के अंदर ही लिया है। तो कैपिटल के अंदर से हमने जो कैपिटल हमें दी हुई है उसके अंदर से हमने नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है, ड्राइंग माइनस करनी है, बट ड्राइंग यहाँ पे नहीं है। तो टोटल लायबिलिटी है 33,450। तो टोटल एसेट का भी टोटल उतना ही होना चाहिए। टोटल एसेट शुड बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अगर ये इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट करेक्ट किया है।